हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रोबोटिक्स। इसमें हम लोग रोबोटिक्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोबोट की डेफिनेशन क्या होती है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से आया है ये, और साथ ही कुछ जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं रोबोट्स में वो क्या क्या होते हैं, और रोबोट्स किन कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग रोबोट्स में डिस्कस करेंगे। कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग के और भी टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे आपके इंजीनियरिंग या डिप्लोमा लेवल के सिलेबस के अनुसार। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेनेशन साथ ही नोट्स मिल सके जो भी आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं विद द रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक टाइप की स्टडी है जिसमें हम लोग रोबोट्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये टर्म्स क्या क्या होते हैं, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो रोबोट एक कंप्लीट स्टडी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मैकेनिकल के बारे में भी, कंप्यूटर के बारे में भी, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी। ये तीन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। तो इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कई सारी डिटेल्स डिस्कस किए जाते हैं। कंप्लीट रोबोटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट बनाया जाता है जिस पे ये सारी चीज़ें डील करती हैं। जैसे कि हम लोग अपने डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्रकार का रोबोट बना हुआ है। ये जो है अलग अलग प्रकार के रोबोट बनाए जा सकते हैं। मशीन जैसे दिखने वाले रोबोट, ह्यूमन जैसे दिखने वाले रोबोट, जैसे कि यहाँ पे एक और डायग्राम है जहाँ पे आप लोग एक ह्यूमन जैसे एक कंप्लीट एक लेडी आपको दिखाई दे रही है साड़ी पहनी हुई। इनका नाम है सोफिया। इन्हें एक अरब कंट्री की नागरिकता भी प्राप्त है। तो ये एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन लाइक रोबोट हैं जिनको सिटीज़नशिप भी मिल चुकी है। इनकी बेस्ट बात यह है कि अपने फेस के एक्सप्रेशन, फेस में कई सारे एक्सप्रेशन दे सकती हैं, जैसे दुख का, खुशी का या शाइनेस का, हर टाइप के एक्सप्रेशन ये अपने फेस के द्वारा दे सकती हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस रोबोट हैं जिनका नाम सोफिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टार्ट करते हैं विद द रोबोट। रोबोट की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, रोबोट जो होता है वो एक ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जो ह्यूमन लाइक काम करता है, ह्यूमन के जैसा ही काम करता है, और साथ ही इसके जो इंटेलिजेंस होती है, इसकी जो एक बुद्धि होती है वो भी ह्यूमन की लाइक ही होती है। एक रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, इन्होंने भी एक प्रकार की डेफिनेशन दी है रोबोट को लेकर। ये कहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल रोबोट जो होता है वो एक प्रकार का प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनुपुलेटर होता है। मैनुपुलेटर क्या होता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रकार का प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनुपुलेटर होता है, एक प्रकार का सहायक होता है हमारा, जो कि डिज़ाइन किया जाता है इसलिए कि हम लोग अपने मटेरियल्स को, टूल्स को या बाकी और चीज़ें जो हैं वो इधर से उधर मूव कर सके। तो इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी काम आ सकता है। ह्यूमन को रिप्लेस करके हम लोग एक रोबोट का यूज़ करते हैं। इसके अपने ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे एवं नुकसान भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो रोबोट के हम लोग डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एक अनुवाद भी दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार जो भी आप लोगों को लिखना हो अगर इसको, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो, वो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रोबोट, आया कहाँ से रोबोट। तो अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है फोर्स्ड लेबर, एक प्रकार का बंधुआ मजदूर जो कि हमारा सारा कहना मानता है और हम लोग उसको सैलरी भी नहीं देते हैं। इस प्रकार का होता है हमारा रोबोट, एक हमारा फोर्स्ड लेबर है। पहली बार इसका जो यूज़ किया गया था वो 1921 में एक नॉवेल आई थी रोबोट पे बेस्ड। तो जो नॉवेलिस्ट थे कैरल, उन्होंने पहली बार रोबोट का यूज़ किया था इस शब्द का। तो इसी पे बेस्ड आगे रोबोट्स के आविष्कार किए गए। अगर हम लोग रोबोट्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 नियम को पालन करते हैं। पहला नियम होता है कि ये किसी भी स्थिति में, कोई भी कंडीशन हो, ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं कर सकता, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ किसी भी रोबोट का। सेकंड लॉ हम लोग देखते हैं कि ये हर
इच्छा का पालन करेगा, जो इसका ह्यूमन इसको एडवाइस करेगा या उसको ऑर्डर मिलेगा जिस प्रकार का भी, वो उन सारी चीज़ों को फॉलो करेगा, बस ये ध्यान में रखते हुए कि उसे हार्म नहीं करना है। मतलब पहला वाले नियम का पालन करते हुए ये दूसरे वाले नियम का पालन करेगा। थर्ड लॉ ये होता है कि ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब अपने आप को ये हर स्थिति में बचाएगा हर प्रकार से। जैसे अगर कोई गलती से कोई मशीन गिरने वाली है तो इसके सेंसर्स पहले से बता देंगे कि आपके ऊपर एक मशीन गिरने वाली है, तो रोबोट अपना आपको बचा लेगा, साइड में हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने सेंसर्स को यूज़ करके ये अपने आप को हमेशा बचाता रहेगा। बट ये कंडीशन ना आए कि ये पहली और दूसरी कंडीशंस को काट के ये अपने एग्जिस्टेंस को बचा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है, साथ ही किसी ह्यूमन को हार्म नहीं करना है और ह्यूमन की हर बातें भी माननी है। तो ये अपने सारे जो रोबोट्स होते हैं उनके ये नियम होते हैं। हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स में अभी ये डायग्राम हम लोग देख सकते हैं कि एक मशीन के जैसे यूज़ किया जाते थे रोबोट्स, अभी थोड़े से एडवांस हो गए हैं, फिर ह्यूमन लाइक हो गए हैं, फिर ह्यूमन से थोड़े से एडवांस और प्रकार के जॉइंट्स सेंसर्स इसमें लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से अभी डेवलपमेंट फेज़ में है हमारे रोबोट्स। ये है कंप्लीट इतिहास, इसका हिंदी अनुवाद भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जनरेशन्स हैं रोबोट्स की। जैसे कि अगर 1960 से 1980 की बात हम लोग करें तो 60 से 80 जो 20 साल हैं, इसमें जो हमारा रोबोट्स था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन रोबोट्स कहलाता है, और इसे हम लोग प्ले रोबोट का नाम देते हैं। इस टाइम पे जो रोबोट्स बनाए गए थे वो ऐसा एक साधारण से काम किया करते थे, जैसे कि स्प्रे पेंटिंग करना या अलग टाइप की कुछ वेल्डिंग छोटे मोटे काम करना, कि जैसे ह्यूमन को सहायता मिलती रहे, एक टाइप का हेल्पिंग हैंड हुआ करते थे इस टाइप के रोबोट्स। फिर 1980 से 1990 के बीच में एक सेकेंड जनरेशन रोबोट्स बनाए गए। अब इनमें कुछ कुछ सेंसर्स लगा दिए गए थे कि हमारा कहना मानते थे और साथ ही हम जो चाहते थे इनसे उस अकॉर्डिंग अपना काम करवा सकते थे। इसको समझते हैं हम लोग। ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम था। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसा होता है कि हम इनपुट देते हैं और साथ ही साथ बता देते हैं कि इस प्रकार का आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। वो हम लोग जो, जैसे कि हम लोगों ने इसको बताया कि हमें ये रोटेशनल मोशन चाहिए अपने रोबोट से, तो हमने इनपुट दे दिया कि रोटेशनल मोशन हमें चाहिए। साथ ही हमने बता दिया उसको कि हमें 80 आरपीएम का हमें रोटेशनल मोशन चाहिए, तो वो कैलकुलेट करेगा, उसी अकॉर्डिंग अपना रोटेशनल मोशन देगा 80 आरपीएम अराउंड। तो ये आउटपुट हमने तय कर रखा है पहले कि इतना इसको देना है, और वो अपना इनपुट भी उसको बता दिया। अब वो आउटपुट जो है हमारा डिज़ायर्ड, उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर करके अपना आउटपुट देगा। इसी को हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसका उल्टा होता है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं सिर्फ कि ये हमारा रोटेशनल मोशन करेगा। अब वो अपने अकॉर्डिंग जो भी हम लोगों को डिज़ायर्ड क्वांटिटी होती है, जिस लेवल की चाहिए होती है, वो उस अकॉर्डिंग मूव करता रहता है। ये होता है हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और इसी प्रकार होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। फिर आता है नेक्स्ट जो अभी हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है अब करंट सिचुएशन में, वो है हमारा थर्ड जनरेशन रोबोट। ये आज भी यूज़ होता है। इसमें कुछ एडवांस टाइप के सेंसर्स लगे हुए हैं, साथ ही विजन सिस्टम भी होते हैं इसमें। ये देख भी सकता है, सेंस भी कर सकता है। ये हमारा थर्ड जनरेशन रोबोट्स हैं। अगर हम स्टिल इन डेवलपमेंट फेज़ की बात करें, मतलब आज जिन प्रकार के रोबोट्स पे डेवलप किए जा रहे हैं वो होते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन रोबोट्स। चौथी पीढ़ी जो है वो अभी डेवलपमेंट के फेज़ में है। फिफ्थ जनरेशन की बात करें, जो फिफ्थ जनरेशन है वो एक तरह का इमेजिनेशन है, वो अभी कंसेप्चुअल फेज़ है कि इस प्रकार का एक रोबोट बनेगा जिसमें सोचने समझने की शक्ति होगी ह्यूमन के जैसी। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस अनुसार ये डिसीजन भी ले सकेगा, साथ ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट बनेगा जो कि हमारा फिफ्थ जनरेशन रोबोट कहलाएगा। इस प्रकार से ये सारी जनरेशन्स हैं रोबोट्स की। आगे हम लोग देखते हैं कुछ शब्दावली, मतलब कुछ टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं अक्सर रोबोट के साथ। सबसे पहला होता है एक्यूरेसी, यथार्थता। मतलब जो भी हमारा रोबोट है, हमने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, वो कितना उसके
अराउंड काम कर रहा है, मतलब कितना क्लोज है वो उस इंस्ट्रक्शन के जब वो काम करता है, आउटपुट देता है हमें, ये हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो रोबोट है उसका जो एंड इफेक्टर है, एंड इफेक्टर एक प्रकार से समझ लीजिए रोबोट का हाथ, तो वो कितना उसी कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहा है जिस कोऑर्डिनेट पे हम चाहते हैं, कितना एक्यूरेट है हमारा रोबोट, ये एक्यूरेसी बताती है। नेक्स्ट टर्म होता है रिपीटेबिलिटी। अगर हम लोगों ने एक रोबोट को इनपुट दिया और वो आउटपुट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, बार बार हम लोग सेम इनपुट दे रहे हैं और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी अगर सेम मिल रहा है, जिसे समझते हैं इसको कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसको कुछ पॉइंट 10 पॉइंट्स के इनपुट दे रहे हैं और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 100 पॉइंट्स का मिल रहा है। नेक्स्ट हमने फिर से 10 पॉइंट का इनपुट दिया, इस बार जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 99 का मिल रहा है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेम इनपुट पे जब हम लोगों को अलग अलग आउटपुट मिलता है तो हमारा रोबोट रिपीटेबल नहीं रह जाता है। तो अगर हमें चाहिए कि दोहराने जाने योग्य हमारा रोबोट रहे तो मतलब सेम इनपुट पे अगर हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसे इसी कोऑर्डिनेट पे मूव करना है तो वो बार बार उसी कोऑर्डिनेट पे मूव करेगा जब भी हम लोग चाहेंगे। तो हमारा जो रोबोट होता है अगर उसे एक्सेलेंस चाहिए तो उसे एक्यूरेट होना चाहिए और साथ ही साथ रिपीटेबल होना चाहिए। एक अच्छा रोबोट की ये दोनों एक पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे कि एक ह्यूमन का हैंड होता है, वो जिन भी दिशाओं में मूव कर सकता है, जिस प्रकार से भी मूव कर सकता है, एक टाइप की जो उसकी स्वतंत्रता है उस प्रकार से हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जैसे कि हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। ऐसा ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट को भी प्रोवाइड किया जाता है कि उसका प्लेटफॉर्म कितना मूव कर सकता है, उसके जो लिंक्स बने हैं वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कितना इधर उधर जा सकता है, ऊपर नीचे रोटेशनल मूवमेंट जो भी करता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है उसका। पेलोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना भार, एक नॉर्मल स्पीड में कितना भार उठा सकता है हमारा रोबोट, वो उसका पेलोड कहलाता है। वर्क वॉल्यूम एक कार्य आयतन होता है। हमारे रोबोट के आसपास की जितने एरिया तक उसके जो हाथ हैं या उसके जो भी अदर लिंक्स बने हुए हैं आपके एक रोबोट के शेप के अनुसार, मतलब वो एक जगह पे स्थान पे खड़े हुए वो आसपास के कितने एरिया तक कंट्रोल कर सकता है अपने लिंक्स के द्वारा, ये हमारा वर्क वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर वो होता है कि जो भी हमारे रोबोट होते हैं उनके जो भी लिंक्स बाहर की तरफ निकले रहते हैं, मतलब एक प्रकार के जो उसके हाथ होते हैं उसमें किस प्रकार का ग्रिप है, उस ग्रिप को हम लोग एंड इफेक्टर कहते हैं। मतलब एक तरह के हमारे जो ह्यूमन के अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं, फिंगर्स जो हैं, ग्रिप जो बनाती हैं हम लोग जो इस प्रकार से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, तो ये जो ग्रिपिंग है ये हमारा एंड इफेक्टर कहलाता है रोबोट की भाषा में। इसके कुछ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है हमारा हाथ रोबोट का एंड इफेक्टर, तो उसको हम लोग कहते हैं पिच। अगर ये साइड टू साइड मोशन कर रहा है, मतलब इधर उधर मोशन कर रहा है, देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो वो हमारा कहलाता है यॉ। और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक प्रकार का घुमावदार मोशन कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं रोल। इसका हिंदी अनुवाद नहीं है क्योंकि इनको हिंदी में भी यही टर्म्स बोले जाते हैं। तो समझ सकते हैं हम लोग कि एक एंड इफेक्टर जो होता है वो हाथ की ग्रिप होता है एक तरह का, और जो इसके अदर मूवमेंट्स होते हैं वो ये सारे लिखे हुए हैं। डायग्राम से भी हम लोग सेम चीज़ समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट में देख रहे हैं एक प्रकार का क्लिप जैसा बना हुआ, ये एंड इफेक्टर है जो कि ग्रिप बनाएगा, रोबोट को कोई भी चीज़ पकड़ने में सहायक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा रोबोट्स जो होता है वो कितने कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। तो 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं एक रोबोट बनने के लिए। पहला होता है उसका कंट्रोल सिस्टम, सेंसर्स, मैनिपुलेटर, एक्चुएटर और पावर सप्लाई। देखते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक प्रकार का जैसे हमारे कंप्यूटर का CPU होता है, या अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा ब्रेन। तो ये हमारा एक कंट्रोल सिस्टम है जो रोबोट को बताता है कि हमें कौन सा मोशन करना है, कब स्टार्ट होना है, कब स्टॉप होना है, किस
प्रकार के सीक्वेंस में चलना है, कैसे कोई काम होगा, या अगर हमें घूम के जाना है कि कैसा हमारा ट्रेजेक्टरी मोशन होना चाहिए। इस प्रकार के जो भी मोशन से रिलेटेड चीज़ें होती है, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन होते हैं, या इसके कंप्लीट परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना और कैलकुलेट करना, ये एक कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कई सारे चिप्स लगे हुए होते हैं। तो ये अलग अलग चिप्स जो होते हैं वो अलग अलग सेंसर्स से कनेक्टेड होते हैं। तो किस वक्त हमें क्या काम करना होता है, उस प्रकार की जो भी कमांड्स होती हैं वो हमारा कंट्रोल सिस्टम हमारे रोबोट को दे देता है, और रोबोट इसी प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंसर। सेंसर, अगर हम लोग एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, वही अगर रोबोट की भाषा में देखें तो उन्हें सेंसर्स कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग फिजिकल वेरिएबल्स देते हैं रोबोट को, समझाते हैं अभी इसको। तो फिजिकल वेरिएबल्स, जैसे कि हमारा रोबोट चल रहा है, चलते चलते आगे कोई बाधा आई जहाँ पे उसको रुकना है, तो अब इस बाधा को, ऑब्स्टेकल को, जब वो उसके आगे पहुंचेगा तो एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, एक प्रकार का सेंसर होता है, वो इसको बता देगा कि आगे कोई चीज़ आने वाली है आपके रास्ते में बाधक, इसलिए आप रुक जाइए। तो इसने उस जगह को सेंस किया और अपने कंट्रोल सिस्टम को बताया कि अब हमें रुकना है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो रोबोट हमारा रुक जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करना कि अब इस लेवल पे हमें इस अकॉर्डिंग हमें कौन सा काम करना है, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा, और सेंसर उन्हें सेंस करके बताएगा। फिजिकल वेरिएबल्स को ये अपने इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कन्वर्ट करता है ताकि सीपीयू उस चीज़ को समझ सके और हमारा रोबोट उस अकॉर्डिंग काम कर सके। ये कहलाता है हमारा सेंसर। सेंसर्स पे एक कंप्लीट लेक्चर, क्या होते हैं सेंसर्स और कितने प्रकार के सेंसर्स लगाए जाते हैं रोबोट में, ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में मिल जाएंगे। तो अगर आपको सेंसर्स समझ नहीं आया है तो परेशान मत होइए, ये आपको कंप्लीट डिटेल समझाई जाएगी इसके बारे में। ये रोबोट्स में कई प्रकार के सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, हर जगह पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ये सेफ्टी, इंस्पेक्शन और साथ ही साथ रोबोट के स्टेटस जानने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको हम लोग सेंसर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, अगर वो हमारे लिंक्स को कमांड देता है कि आप मूव करिए, ठीक है, आपको मूव करना है, तो जब हमारा कंट्रोल सिस्टम जो कमांड्स देता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक भाषा में देता है। अब यही इलेक्ट्रॉनिक भाषा जो होती है वो जब मोशन में बदलती है तो वो एक्चुएटर का काम होता है। एक्चुएटर जो होता है, जैसे दो चीज़ें होती है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, एक एक्चुएटर होता है। सेंसर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, मतलब फिजिकल चीज़ों को, मोशन को या आगे आने वाली किसी बाधा को या किसी भी प्रकार की फिजिकल वेरिएबल को एक इलेक्ट्रॉनिक भाषा में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स हैं लेकिन हमें रोबोट्स में समझने पड़ेंगे इनको। और एक्चुएटर जो होता है वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हमारे फिजिकल या मैकेनिकल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिला कि हमें आगे मूव करना है या रोटेट करना है, तो ये उसको एक फिजिकल फॉर्म दे देगा रोटेट करवा के, तो ये हमारा एक्चुएटर होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो एक्चुएटर का ही काम करती हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे ब्रेन से हमें ऑर्डर मिलते हैं, उस प्रकार से हमारे मांसपेशियाँ हमारे जॉइंट्स को कैसे मूव कराती हैं, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं एक्चुएटर का काम। डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रोटरी एक्चुएटर लगा है, लीनियर एक्चुएटर लगा है, मतलब रोटेशनल करवाएगा या लीनियर करवाएगा। इस प्रकार से अलग अलग मोशंस एक्चुएटर्स हमारे करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर, इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स जो बने हुए हैं, ऐसे ही रोबोट्स में भी कई प्रकार के जॉइंट्स बने रहते हैं, इन्हें हम लोग मैनिपुलेटर कहते हैं। तो ये कई प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, मेनली 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लीनियर जॉइंट, एक जॉइंट
दूसरे जॉइंट, एक लिंक दूसरे लिंक से लीनियरली जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग लीनियर जॉइंट कहते हैं। एक लिंक दूसरे लिंक से 90 डिग्री परपेंडिकुलर जुड़ा हुआ है तो वो हमारा ऑर्थोगोनल कहलाता है। एक लिंक दूसरे लिंक को रोटेट करा रहा है तो वो रोटेशनल जॉइंट कहलाता है। और एक लिंक दूसरे लिंक को ट्विस्ट करा रहा है, बस एक टेढ़ा मेढ़ा मोशन करा रहा है तो वो हमारा ट्विस्टिंग कहलाता है। और अगर एक लिंक दूसरे लिंक को अपने ही एक्सिस पे रोटेट कराता है, पूरा एक रोटेशनल मोशन रिवॉल्यूशन कराता है, एक पूरा एक किसी एंगल पे रिवॉल्व होती है आपकी जो जॉइंट होती है दूसरे जॉइंट से, तो वो हमारा रिवॉल्विंग मोशन कहलाता है। इस प्रकार के जो भी जॉइंट्स के अलग अलग मोशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो रोबोट्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको एक अलग नाम दिया गया है मैनिपुलेटर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई जो होती है, एक रोबोट को चलने के लिए जो पावर होती है, जैसे कि बिजली से चल रहा है या किसी प्रकार की बैटरी से चल रहा है तो बैटरी स्टोरेज, जो भी पावर की सप्लाई होती है वो मेन सप्लाई यूनिट देती है, उसी को हम लोग कहते हैं शक्ति आपूर्ति की जो भी हमारा केंद्र होता है वो हमारा पावर सप्लाई यूनिट कहलाता है। ये होता है कंप्लीट हमारा रोबोटिक्स का लेक्चर। इसके बाद हम लोग रोबोटिक्स के बारे में और भी जानकारियाँ देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो थैंक